अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। कल पंजाब असम्बली में एक बिल पास किया गया जिसको हक़ इज़्ज़त बिल 2024 का नाम दिया गया, और इस बिल में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई और मुख्तलिफ़ सहाफ़ी तंजीमें हैं कि जिनकी जानिब से इस बिल को बहुत अपोज़ किया जा रहा है, बहुत तनकीद की जा रही है, वॉकआउट भी हुआ और इस बिल को अब जो है वो ऐवान बाला और कौमी असम्बली तक लाने की भी जो है वो कोशिश की जा रही है। इसी इशू पे हम बात करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जावेद नूर ने। अस्सलाम वालेकुम जावेद नूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जावेद नूर साहब, ये जो बिल आया है ये तो बड़ा ख़तरनाक बिल है, इसमें तो सबको रगड़ा दे दिया है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि ये बिल जो है इसे आप कह सकते हैं कि काला कानून है। हमेशा सहाफ़ी तंजीमों ने, सहाफ़ियों ने इस बात की तायीद की है कि ऐसे कवानीन ज़रूर बनाए जाएं जिससे फेक न्यूज़ जो है उसका खात्मा हो। लेकिन ये जो कानून जो है अब बनाने जा रही है, ये पंजाब असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया है और हमारी इतलात हैं कि जल्द कौमी असम्बली और सेनेट में भी ये बिल जो है इसी नौयत का बिल ये पेश किया जाएगा। तो ये काला कानून है और इसमें यकीन दहानी कराई गई थी कि ऐसी कोई भी अगर कानून साजी की जाती है तो सहाफ़ती तंजीमों, सहाफ़ियों से मुशावरत की जाएगी, लेकिन इसके बगैर ही ये कानून जो है उजरत में मंजूर किया गया। और इब्तिदाई तौर पर अगरचे ये पंजाब असम्बली से मंजूर हुआ है, लेकिन जल्द ही ये कौमी सतह पर भी जो है इसकी मंजूरी ली जाएगी और ये नाफिज किया जाएगा। तो इसमें कई चीज़ें काबिल एतराज़ हैं और इसमें कई ऐसे मामलात हैं जो इंतहाई तशवीश का बायस जो है बन रहे हैं। और इसके तहत हुकूमत ऐसे मखसूस ट्रिब्यूनल जो है इस कानून के तहत बनाने जा रही है जो 6 माह के अंदर अंदर ऐसे अफराद को सजा देगी जो फेक न्यूज़ बनाने या फैलाने में मुलविस होंगे। और एक तशवीश की बात यह है कि ये सज़ा 30 लाख रुपए तक हर्जाने की सूरत में भी हो सकती है। और हर्जाने की ये सज़ा जो है ये अनोखी बात है कि ट्रिब्यूनल जो है ट्रायल शुरू होने से कबल ही हक़ इज़्ज़त की दरख्वास्त मौसूल होने पर ही उबूरी तौर पर यह सजा सुना देगा। यानी अभी सिर्फ दरखास्त आएगी, केस नहीं चलेगा और ट्रिब्यूनल जो है इब्तिदाई तौर पर यह जुर्माना कर देगा। और फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल के बाद जो है अगर ये जुर्म साबित होता है तो फिर उबूरी तौर पर जो जुर्माना लिया गया है ये रकम जो है ये हर्जाने में की जो रकम है ये हतमी तौर पर वसूल कर ली जाएगी। यानी कोई जुर्म अभी साबित नहीं होता, इल्जाम लगेगा तो उस पर ही सजा दे दी जाएगी। इसके अलावा हर्जाने और कानूनी कार्रवाई के अलावा ये ट्रिब्यूनल जो है ये ऐसे शख्स का सोशल मीडिया जो अकाउंट है या कह लीजिए कि कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया के तौर पर, तो उसे भी हक़ इज़्ज़त के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अच्छा जावेद नूर, ये बताइएगा कि आप इतने मतलब आप इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने मुख्तलिफ जो है मुल्क के शहरों में आपके सहाफ़त का तजर्बा है कि ये बिल आप ये इस बात का जो तयन है वो कौन करेगा आज के इस दौर में कि जब सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, इस बात का फैसला कौन करेगा? देखिए मतलब सजा सुनाने में मतलब कौन करेगा इस चीज़ का फैसला कौन करेगा? ये एक ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है। आप देखें कि ये ट्रिब्यूनल बनाने में ये जवाब ये दिया जा रहा है कि इससे पहले जो मुकदमात अगर हक़ इज़्ज़त के आते थे या फेक न्यूज़ या गलत खबरों से मुतालिक आते थे तो वो बरसों तक ज़ेरे इल्तिवा रहते थे। अब अगर अदालतें मुकदमात को ज़ेरे इल्तिवा रखती हैं तो इसकी सज़ा जो है वो सहाफ़ियों को नहीं दी जा सकती। ये अदालती निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है जहाँ पर मुकदमात जो हैं बरसों तक ज़ेरे इल्तिवा रहते हैं। ये जो कानून बनाया जा रहा है ये कानून जो है जिसमें सज़ा के यानी जुर्म साबित होने से पहले ही सज़ा दे दी जाएगी और इसमें सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। और अगर कोई दरख्वास्त आती है और कोई ये दावा करता है कि खबर गलत है और उसकी इज्जत जो है उस पर धब्बा लगाया गया है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, तो इस सूरत में कौन तयन करेगा कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं? जबकि जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है वो ये इख्तियार रखेगा कि वो जुर्म साबित होने से पहले, मुकदमा चलने से पहले ही वो सज़ा सुना देगा। और सज़ा भी आप देखें कि 30 लाख रुपए जो है इसके लिए इब्तिदाई तौर पर रखे गए हैं। और जो ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है यानी हक़ इज़्ज़त या डेफेमेशन एक्ट 2024 के तहत हक़ इज़्ज़त ट्रिब्यूनल को इंतहाई बाइख्तियार बनाया गया है और जो कार्रवाई की जाएगी कोई किसी अदालत में हुक्म इम्तना जो है जारी करने का इख्तियार नहीं होगा। कोई अदालत जो है उस पर हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकेगी उस फैसले पर। और पंजाब असम्बली में ये जो जी
جی जावेद भाई, अच्छा मुझे बताइएगा जावेद नूर कि हमने ये देखा कि अभी सेनेट का इजलास चल रहा था, तलाल चौधरी तकरीर कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जो ये निज़ाम इंसाफ है ये ख़ास लोगों के लिए होता है। यहाँ तो जजेस रो रहे हैं, यहाँ तो अदालतें रो रही हैं कि जी हम पे प्रेशर होता है। वो 6 जजेस के ख़तों का मामला अभी है, अदालतों के जो फैसले होते हैं उन पर कुछ ख़ास लोग जो है वो असरअंदाज होते हैं। अब क्या ये सहाफ़ी भी जो है जो अब इसी उसमें आ जाएंगे कि उनके भी हाथ पैर इसी तरह बांधे जा रहे हैं इस बिल के जरिए? बज़ाहिर तो मुझे बिल्कुल चीज़ नज़र आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कानून जो है ये पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के जो आईनी हक है उसके खिलाफ है, जो आइन हमें ये हक देता है, और इसको जो है लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बिल जो है इसके खिलाफ मुल्क भर में सहाफती तंजीमें जो हैं एहतजाज कर रही हैं। कोई भी अगर कानून साजी की जाती है तो मुतालिका जो फरीकैन हैं उनसे मुशावरत की जाती है। और आप देखें कि अगर सोशल मीडिया से शिकायत है तो इसकी तलवार जो है वो सहाफती इदारों पर, और जो सहाफती इदारे हैं जो जिम्मेदारी के साथ खबरें देते हैं, कोई इक्का दुक्का वाकयात है तो उसके लिए ज़ाहिर है कि अदालती निज़ाम मौजूद है और केसेस अदालतों में जाते हैं। उन्हें अगर अदालतें इसमें ताख़ीर करती हैं तो इसके जिम्मेदार सहाफ़ी नहीं है, मीडिया हाउसेज नहीं है, सहाफती तंजीमें नहीं है। और अब जो ये कानून बनाया जा रहा है इसमें सहाफियों की मुशावरत नहीं की गई, और फेक न्यूज़ जो है ज़्यादातर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर है, और ज़ाहिर है कि इसके लिए कुछ हुदूद और क़यूद हो सकती हैं। लेकिन जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है, जो कानून बनाया जा रहा है, जिस तरह ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिस तरह ट्रिब्यूनल को इख्तियारात दिए गए, ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। और ये कानून किसके लिए है? आप देखें जावेद नूर साहब, असद तूर का मामला अभी नहीं निपटा, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो हमारे सामने अभी रीसेंट पास की बात है। मतीउल्लाह जान साहब का मामला जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अदालतों में मौजूद है। इसके अलावा अभी आप वो ले लें अहमद फराज का, जो वो भी सहाफ़ी हैं, वो भी न्यूज़ चैनल्स में काम करते रहे हैं, रन डाउन प्रोड्यूसर रहे हैं, उनका मामला अभी तक जो है वो ज़ेर बहस है और कितना गर्म है। और ऐसे में इस तरह के बिल आ जाना तो ये तो उसी तरह है कि बस आप कलम के ऊपर जो है ना वो जंजीर बांध दें। मैं तो ये इसका एक सिंबल बनाऊंगी कि कलम के ऊपर जंजीर बांध दें। जी हम बिल्कुल, ये एक ज़ाहिर है कि जहां हमारा आइन हमें ये आज़ादी देता है कि हर शख्स जो है वो इत्तलात तक रसाई रख सकता है और हर शख्स को ये हासिल है कि वो इजहार राय करे। ये बात दुरुस्त है कि इजहार राय की जो आज़ादी है वो कुछ हुदूद और क़यूद की पाबंद है, और इस हवाले से मुल्की क़वानीन मौजूद है, उन क़वानीन को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह अब ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है और अब ये तयन करना कि किसी शख्स की इज्जत जो है मुतासिर हुई है या किस किस्म का मवाद जो है वो हत्या की इज्जत के ज़मरे में आता है, तो ये तयन कैसे किया जाएगा, और ये एक ज़ाहिर एक तशवीश की बात है। और इस जो मुसव्वदा कानून अब मंजूर हुआ है, इस कानून के दायरे में कौन कौन सा शख्स आएंगे, इसमें कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया की वेबसाइट के जरिए आवाम तक पहुंचाने के मकसद से तस्वीर, आवाज़ या इशारे, अलामात या तहरीर जो नशर की जाएंगी वो इसके ज़िम्मे में आएंगी। और इस मुसव्वदे में है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस में फेसबुक है, एक्स है, इसके अलावा जो है इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और टिकटॉक है और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें इसमें शामिल किया जा रहा है। तो इसका तयन अब कैसे होगा, कौन करेगा, और कोई भी शख्स क्या इल्ज़ाम लगा दे और उसके बाद फौरन उसे जुर्माना कर दिया जाए। एक सहाफ़ी को अगर एक जुर्माना कर दें 30 लाख रुपए का, और वो सहाफ़ी ने वो जुर्म ही ना किया हो और अभी केस ही ना चला हो, अभी ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई का आगाज ही ना किया हो, और उसे 30 लाख जो है वो जुर्माना कर दें, और उसके सारे अगर वेबसाइट है या वो ट्विटर अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, उसे ब्लॉक कर दें, और फिर केस चले, और ये केस जो है वो फिर जब फैसला हो और पता चले कि इल्जामात गलत हैं, तो एक शख्स को बगैर जुर्म साबित हुए कैसे सजा दी जा सकती है, और उसे 30 लाख जुर्माना कर दिया जाए, उसके रोजगार के जराये बंद कर दिए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सहाफियों के लिए तो पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं। हम अभी इस वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ मखसूस नशिस्तों की। इलेक्शन कमीशन कहाँ तक पहुंचा इस मामले में, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। और प्रोग्राम में एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और ब्रेक से जाने से पहले जैसे मैंने कहा था कि हम बात करेंगे कुछ मखसूस नशिस्तों की। जावेद नूर ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। जावेद नूर, ये बताइएगा कि कहाँ तक पहुँचा है मखसूस नशिस्तों का मामला? ये भी अभी तक हल नहीं हो रहा। हुकूमत आए हुए अरसा हो गया है, इलेक्शन हुए हुए इतना दिन गुजर गए हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं है और तज़ब्ज़ुब की अभी कैफियत जो है बरकरार है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने
یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہدایات جاری کی ہیں مجموعی طور پہ، تو الیکشن کمیشن نے اضافی نشستوں پر 77 ارکان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کی تھی۔ قومی اسمبلی سے جو اضافی نشستیں ان میں مجموعی طور پہ 22 نشستیں تھیں، جن میں 19 خواتین کی تھیں، 3 اقلیتی ارکان کی تھیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا مجموعی طور پہ 25، پنجاب میں 27 نشستیں جو ہیں ان پہ معطل کی گئی تھی، مخصوص نشستیں ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی اور MQM کی ایک خاتون رکن معطل ہوئی تھیں۔ تو یہ سارے اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس پر اب غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور الیکشن ہوئے، ظاہر ہے کہ کئی ماہ گزر چکے اور حکومت سازی کا عمل بھی مکمل ہوا، لیکن یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین اور اقلیتوں کی، کیا وہ واپس سنی اتحاد کو وہ مل سکیں گی ان کے دعوے کے مطابق، یا جو نشستیں جس طرح سے تقسیم کی گئی تھیں یہ معاملہ ویسے ہی رہے گا۔ اب دیکھیے کہ جس طرح یہ معاملہ الجھا ہوا ہے، اگر یہ عدالتیں اس کی بروقت فیصلے کر لیتی ہیں ان معاملات کی، کیونکہ پہلے معاملہ الیکشن کمیشن میں تھا اور پھر یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، وہاں سے جب تک فیصلہ نہیں آتا تو یہ معاملہ الجھا ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی یہی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جو صوبائی اسمبلی ہے وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے جن ارکان کی کامیابی کا الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا ان کے لیے اجلاس نہیں بلایا گیا اور ان سے حلف نہیں لیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی ایک تو ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی کا ایوان ہے، لیکن یہ ساری جو چیزیں جہاں جو قانون سازی کا عمل ہوتا ہے اس میں کوئی بل اگر پیش کیا جاتا ہے تو وہ بل جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں میں جاتے ہیں بل، اور پھر غور و فکر ہوتا ہے، اور وہ کمیٹیاں جو ہے مختلف اداروں کا احتساب بھی کرتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ کمیٹیاں ایک طرح سے حقیقی جمہوریت کی علامت ہوتی ہیں جو پارلیمنٹ کے ارکان پہ مشتمل ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے جو اہم کمیٹی ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے۔ اس پر ظاہر ہے کہ اب تک اتفاق نہیں ہو رہا کہ یہ نشستیں جو ہیں کیا سنی اتحاد کو ملیں گی یا مختلف جماعتوں میں جیسی یہ نشستیں پہلے تقسیم کی گئی تھیں وہی ترتیب برقرار رہے گی۔ تو اب جو قائمہ کمیٹیاں بننی ہیں اس میں اسی تناسب سے جس جماعت کی جتنی نشستیں ہوں گی قائمہ کمیٹیوں میں، جو 36 سے زائد قائمہ کمیٹیاں بنیں گی اس میں اسی تناسب سے انہیں نمائندگی دی جائے گی۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بہت سارے قوانین جو ہے وہ پیش تو ہوئے ہیں لیکن وہ کمیٹیوں کو بھجوائے گئے، لیکن کمیٹیاں اپنا وجود نہیں رکھتی، اور جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جس کو اپوزیشن کا ایک رکن جو ہے وہ ہیڈ کرے گا، اور اس میں ایوان بالا اور ایوان زیری دونوں کے اراکین موجود ہوں گے، تو یہ کمیٹیاں اب تک مؤثر نہیں ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اگلے ماہ جو ہے ماہ جون میں ایک اہم مرحلہ ہے، اور وہ ہے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا، اور اس بجٹ کی روشنی میں جو وفاق میں پیش کیا جائے گا، وفاق میں جو بجٹ پیش ہوگا تو صوبائی اسمبلیوں میں بھی اسی کی جو گرانٹ ملیں گی ان کی روشنی میں بھی یہ بل پیش ہوں گے۔ تو یہ بل جو ہے پھر یہ بجٹ جو ہے یہ قومی اسمبلی میں بحث ہونے کے بعد یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں جائے گا، لیکن اس وقت یہ کمیٹی وجود ہی نہیں رکھتی، اور سینٹ میں بھی یہ صورتحال ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جاوید نور کہ یہ جیسے آپ نے PAC کی بات کی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی، اس کی چیئرمین شپ کی تو میرے خیال میں کافی حد تک بات ہو چکی ہے اسپیکر صاحب سے، شیخ وقاص اکرم کا نام آ رہا ہے، اور کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے بھی جو ہے غالباً لاسٹ فرائیڈے کو جو ہے وہ اسپیکر نے اجلاس بلایا ہوا تھا تمام پارلیمانی لیڈرز کا، اور اس میں کمیٹیوں کی تشکیل، لیکن کبھی کمیٹیوں کی تشکیل میں اتنا ٹائم نہیں لگا ہے جتنا اب ٹائم لگ رہا ہے۔ اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگلا سیشن جو ہے، ابھی تو قومی اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے، اب جو اگلا سیشن ہے وہ یہ ہے ہوگا بجٹ سیشن ہوگا، تو اگر بجٹ سیشن سے پہلے یہ قائمہ کمیٹیاں نہیں بنتی تو یہ تجاویز کس کو بھیجی جائیں گی، بجٹ کیسے پاس کیا جائے گا، یہ تو سارا قانون ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ جی ہاں، بہت اہم یہ معاملہ ہے، اور آپ کے علم ہے کہ قومی اسمبلی میں اراکین جو ہے وہ بجٹ پہ بحث کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں، یہ تمام عمل ہوتا ہے، اور پھر قائمہ کمیٹی میں یہ معاملہ جاتا ہے، اور قائمہ کمیٹی میں اس کے جزیات پر پھر غور کیا جاتا ہے اور تجاویز دی جاتی ہیں۔ یعنی بجٹ جو ہے وہ ایک تجویز ہوتی ہے، مسودہ ہوتا ہے، اس پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی منظوری ہوتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جو ایوان بالا ہے، ایوان بالا میں بھی اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ قائمہ کمیٹی ابھی تک تشکیل نہیں دی جا سکی، اور ایوان بالا پہلے صرف تنقید یا تائید بجٹ کی کرتا تھا، لیکن گزشتہ چند برسوں سے ایوان بالا یعنی سینٹ میں یہ بل جب پیش کیا جاتا ہے تو اس پہ سینیٹر جو ہے وہ اس پہ اپنی آرا دیتے ہیں، اور پھر اس پہ بڑی مؤثر کمیٹی، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کئی برسوں سے بڑی مؤثر کمیٹی سینٹ کی برائے خزانہ جو ہے اس پہ تجاویز دیتے ہیں، اور پھر اراکین کی تجاویز جو ان پر بحث ہوتی ہے، اور اس کو مرتب کر کے
फिर वो तजवीज़ कौमी असम्बली में भेजी जाती हैं ताकि जो बजट है उसमें तब्दीली की जाए। और एक ऐवान बाला की जो कमेटी है उसकी तजवीज़ की रोशनी में, तो ये कमेटियां जब अपना वजूद नहीं रखेंगी तो जाहिर है कि इस पे जो आइंदा बिल पेश किया जाएगा उस पर सवालिया निशान है। और जिस तरह से पहले हम थोड़ी देर पहले जो है हतक इज्जत के कानून की बात कर रहे थे, इस तरह के जो अहम कवानीन है अगर वो कमेटियों में पेश नहीं किए जाएंगे, बाला वाला अगर मंजूर करने की कोशिश की जाएगी तो इन कवानीन पर जो है वो उंगलियां उठेंगी, एतराजात होंगे। और जाहिर है कि जो कवानीन बनते हैं वो दहाइयों तक चलते हैं, वो 100 बरस तक वो कवानीन मौजूद रहते हैं। तो इन कवानीन के एक एक नुक्ते पर, एक एक कौमा पर, एक एक जुमले पर गौर व फिक्र होता है और उसको हर पहलू से जायजा लिया जाता है। और ये मामला जाहिर है कि कमेटियों में जेर गौर आता है, क्योंकि और इन्हीं आप तो भी इतने अरसे से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, आपको याद होगा कि इन्हीं कमेटियों में जो खजाना की कमेटी होती हैं, बेस्ट इकोनॉमिस्ट जो है वो एज ए एडवाइज़र यानी एज ए मुशीर जो है वो माहिर माशियात मुकर्रर किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं कि जो बैठकर उनके साथ जो है वो काम करते हैं। मतलब हम दूसरे अल्फाज में अगर ये कहें आवाम के लिए कि आवाम के वोट से लेकर गवर्नमेंट तो बन गई है, हमारे टैक्स से उनको तनख्वाहें भी जा रही हैं, मगर जो काम है पार्लियामेंट का, क्या है वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, कानून साजी करना, और वो कानून साजी का अमल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जो एक मुझे जो सारा का एक ये सारा खुलासा लगता है अगर हम अपनी सारी बात को समराइज़ करें। अब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि जो कौमी असम्बली है या सेनेट है उसका बुनियादी काम कानून साजी है, और जो कवानीन पेश किए जाते हैं उस पर फिर बारीकी के साथ जो है गौर किया जाता है। और आपने दुरुस्त कहा कि कोई भी अगर कानून हो तो उस शोबे के माहिर को जो है मदऊ किया जाता है और उसके तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाता है। जो कानून पेश करता है, कवानीन पेश करना या मुसव्वदे कानून जो पेश करता है, बुनियादी तौर पर ये हुकूमत का काम भी है और अपोजिशन और मुख्तलिफ अरकान इनफरादी तौर पर भी कवानीन पेश करते हैं। फिर इस पर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मुतालिका कमेटियों को भेज दी जाती हैं और फिर मुतालिका कमेटियां इस पर गौर करती हैं कि ये कवानीन के जुज़ियात क्या हैं, वो इसे मुस्तरद करती हैं, मंजूर करती हैं, तजवीज़ देती हैं और फिर उसकी रोशनी में कानून मंजूर या मुस्तरद होते हैं। तो ये कमेटियां बुनियादी तौर पर बुनियादी सारा जो किरदार है इन कमेटियों का होता है। और फिर मुख्तलिफ जो हमारे कौमी इदारे हैं उन इदारों की कारकर्दगी और उनके लिए फिर लाए अमल तय करना और मुस्तकबिल के लिए उनकी क्या पॉलिसियां होंगी, इन्हीं कमेटियों पर इस पर गौर होता है। आप देखिए कि 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं और अभी तक ये कमेटियां इलेक्शन होने के बाद और जो कायद ऐवान है, वजीर आजम का इंतखाब है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है, ये तमाम अमल गुजर गया, लेकिन कमेटियां अब तक वजूद में नहीं आई। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, नाम आए, तजवीज़ आई, फार्मूले आए, लेकिन ये मामला चूंकि अब तक जो है वो खवातीन की और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों का मामला जो है ये हल नहीं हो सका, उन किसी करवट नहीं बैठ सका। इसकी एक वजह यह भी है कि कमेटियां जो है अभी तक हमारे सामने किसी हतमी शक्ल में सामने नहीं आ सकी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नूर हमें ज्वाइन करने का और इतनी तफसीलन हमें आगाह करने का। कमेटियां तश्कील नहीं दी जा सकें, दूसरी तरफ कानून कुछ ऐसे बनाए जा रहे हैं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये जो खामोशी है कि ये किस किस्म की खामोशी है। और अवाम ने तो वोट देकर भेजा है लोगों को, जिस तरह से भी गवर्नमेंट बन गई, मगर जो उसका असली काम होता है, जो असल काम होता है कानून साजी करना आवाम के लिए, आवाम को रिलीफ देना, ऐसे कानून बनाना कि उनको रिलीफ देना, और अभी सब छोड़ दें जो बजट आने का जिसका आवाम को इंतज़ार है, वो बजट किस तरह से बनेगा, कमेटियां कैसे तश्कील पाएंगी, फैसले होते हैं, आते हैं, जाते हैं, हम देखते हैं, मीटिंग्स होती हैं, मगर कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में कुछ बेहतर जो है वो उम्मीद नज़र आए और आवाम के लिए कुछ बेहतर फला के काम कर सकें आवाम के जो नुमाइंदे हैं असम्बलियों में गए हैं। बेनज़ीर मेहदी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों को बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।